यार ऑनलाइन प्लीज़ एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाजी, वो करना है, जूम इन करना है, वो एक्स्ट्रा जड़ा कर दो। हो नहीं रहा, मैं कीता ट्राई। हाँ हुण होया थोड़ा ही जूम आउट करो, आउट करो बाहर, माइनस, बस ठीक है, हुण ठीक है। भाई थोड़ा पन दे दो। ठीक है, शुरू करते। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका, इसकी एक अच्छी होल्ड अगर रखोगे तो करंट में भी बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगर यहाँ कमज़ोर पड़े तो करंट फेज में भी फिर नुकसान होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो अपना सिलेबस, जल्दी से पढ़ो। इकोनॉमिक्स इन प्रीलिम्स जो जीएस पेपर 1 में होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक बार जल्दी से इसकी रीडिंग दो। आई होप ऑनलाइन वालों को ठीक से रीडेबल है, एक बार जल्दी से बताओ। यस नो बताओ, रीडेबल है ना? नो सर। नहीं रीडेबल? ठीक, अब देखो, अब ठीक है, बताओ अब ठीक है? यस सर। ओके, पढ़ो जल्दी से रीडिंग। चलो मैं पढ़वाता हूँ, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, रेपो रेट्स, 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस, वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट की, आरबीआई का रोल, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे रेपो रेट ही होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट्स, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन इकोनॉमी। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। फिर मेंस पे आते हैं। मेंस में इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इसमें नीति आयोग वगैरह आ जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की बजटिंग, सरकार बजट वगैरह कैसे बनाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, हमारा दुनिया के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है, इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब आ जाता है। अगर ऑप्शनल कोई देता है तो उसको ये चीज़ें एडिशनल पढ़नी पड़ती हैं। जैसे ये ना बहुत एडवांस सिलेबस होता है इकोनॉमिक्स का, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वो पढ़ते हैं, फिर उनको इसके बेसिस पे आता है। कौन से? जो ऑप्शनल वाले होते हैं। ओके, तो आपने तो अभी फोकस करना है अपने प्री पे और मेंस वाले सिलेबस पे, ऑप्शनल पे तो हमने ऐसे ध्यान देना नहीं। तो आपका जो भी पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको मैंने टोटल 6 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है। ये आपका मॉड्यूल 1 है, बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम करेंगे इकोनॉमी, उसकी टाइप्स, उसके सेक्टर्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर आएगा चैप्टर 2, मनी एंड बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स, बहुत सारे रेट्स होते हैं, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बजटिंग, इसमें सरकार बजट कैसे बनाती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जीएसटी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमी, इसके ऊपर जैसे हमारी इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सटर्नल सेक्टर, हमारा दुनिया के साथ पैसे का हिसाब किताब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें एसडीजीज आ जाते हैं, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब। ठीक है, आज अपना पहला मॉड्यूल शुरू कर देते हैं। पता नहीं खत्म होगा कि नहीं होगा, शुरू जरूर कर देते हैं। अब आपको लगेगा कि मॉड्यूल तो थोड़ा सा है, तो ये तो क्या आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। देखो ये मॉड्यूल है, ये उसका एक टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमी टाइप्स एंड सेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी टाइप्स एंड सेक्टर कहाँ तक चलेगा। ये भी इकोनॉमी टाइप्स एंड सेक्टर्स है, ये भी इकोनॉमी टाइप्स ऑफ सेक्टर है, ये भी इकोनॉमी टाइप्स ऑफ सेक्टर है, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ जाके खत्म होगा और यहाँ से अगला शुरू होगा। तो हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें लिमिटेड हैं, लिमिटेड, पर उसमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल, पहला टॉपिक, इकोनॉमी क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, उसके सेक्टर्स क्या होते हैं। थैंक यू।
आप हमेशा पढ़ते थे कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। पर इकोनॉमी 3 नहीं 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और कॉन्डरी। चलो बताओ, होते वैसे पहले 3 ही हैं, बाकी चौथा और पांचवा तो बस पढ़ने के लिए पढ़े जाते हैं। बताओ ऐसा सा कंसेप्ट और कहां पर होता है? आपको याद है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर चौथा और पांचवा भी होता है। चौथा क्या होता है? वो पांचवा होता है। चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो वो बस पढ़ने के लिए पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो सब कुछ जो भी आपको दुनिया में दिखता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आ जाता है। ऐसे ही दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में ही होती है। क्वाटरनरी और कॉन्डरी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाया जाता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ेंगे हम। ओके, तो इसने बोला इकोनॉमी को आप उसकी एक्टिविटी के नेचर पे भी, जैसे आपको पता होगा एग्रीकल्चर इसमें आ जाएगा, फैक्ट्रीज इसमें आ जाएंगी, आईटी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, इकोनॉमी को एक और चीज पे डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। तो इकोनॉमी को एक और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। बताओ कोई एक एग्जांपल बताओ ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का। जैसे इस मार्केट के नीचे जितनी भी दुकानें हैं, ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है? सारा ऑर्गेनाइज है। जैसे ये लापिनोस पिज़्ज़ा वाला हो गया, प्रॉपर बिल काटते हैं, इनके एम्प्लॉयज है, सब कुछ है। अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल बताओ। जैसे वो सामने चाय वाला है, कोई उसका प्रॉपर अकाउंट, हिसाब किताब कुछ नहीं, कोई वो बिल नहीं काटता, अनऑर्गेनाइज। चलो आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता हूँ, अगर आज के आज इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैन कर दे तो क्या होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यूज गिरेंगे। भाई ये भी इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपको पता ना चाहिए, सरकार रेडियो को कभी हटाती नहीं है, उल्टा एक स्कीम आती है, उसको बोलते हैं, बताओ वो कौन सी स्कीम है जिसमें सरकार ने कोविड के बाद रेडियो वालों को छोटे छोटे लोन्स दिए थे कि बिजनेस शुरू करो? आई होप उसका नाम है स्वनिधि योजना। हाँ, स्वनिधि है। स्वनिधि योजना में 10,000, 15,000 या 20,000 के लोन दिए गए थे रेडी वालों को कि शुरू करो दोबारा से अपना बिजनेस। आपने देखा होगा ये रेडी वाले QR कोड बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। तो सरकार तो प्राउड फील करती है कि भाई हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा है। लोगों को लगता है गलत होता है, गलत नहीं होता। धीरे धीरे इसको इसी में कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे आजकल रेडियो के लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन्स बना दिए गए हैं, उनके लिए भी रेगुलेशन है, बस उसको उसमें कन्वर्ट कर दो। बताओ जो दिहाड़ी मजदूरी होती है वो ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है? चलो एक और सवाल मुश्किल करता हूँ, VBG राम जी में जो दिहाड़ी मजदूरी होती है वो ऑर्गेनाइज होगी कि अनऑर्गेनाइज होगी? ऑर्गेनाइज है वो, पर कुछ हद तक अनऑर्गेनाइज भी है, क्योंकि उसमें काम स्पेसिफिक नहीं होता, कुछ भी दे देंगे आपको करने को, ठीक है। ओके, और अगर इकोनॉमी को डिवाइड करना है तो एक और तरीका भी है। 3 तरीके पढ़े हमने। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, और तीसरा है ओनरशिप। इकोनॉमी को ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। बताओ what do we understand by public sector? आज आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। अगर किसी में सरकार की ओनरशिप 50% से ज़्यादा है तो वो एंटरप्राइज, वो बैंक है, वो कंपनी बन गई पब्लिक सेक्टर। और अगर किसी में सरकार की ओनरशिप 50% से कम है तो वो एंटरप्राइज या वो कंपनी बन गई प्राइवेट। तो मुझे एक बात बताओ, एक सरकारी कंपनी का नाम बताओ कोई भी। SBI। क्या SBI में प्राइवेट्स का भी हिस्सा हो सकता है? पर सरकार का 50% से ज़्यादा है। कोई ऐसी कंपनी बताओ जो प्राइवेट है? HDFC। क्या इसमें सरकार का भी हिस्सा हो सकता है? पर वो 50% से ज़्यादा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो लोगों को लगता है नहीं 100% सरकारी इधर, 100% प्राइवेट उधर। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट वालों का पब्लिक में भी हिस्सा हो सकता है और पब्लिक वालों का प्राइवेट में भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। चलो बताओ, ये 3 कैटेगरियां समझ में लगी? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। ओके, अब ये जो पढ़ा है इधर, इसको समझते हैं।
ये जो स्लाइड्स है ना, ये मैं आपको डे 1 से ही दे दूंगा, ताकि कोई वो ना रहे आपको कि जो पढ़ा था वो कहाँ गया, सब कुछ आपके पास ही रहे, ठीक है। आप इसको आगे आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ो, पर कुछ कुछ ऐसे पेजेस होंगे जहाँ कोई फोटो लगी होगी, कुछ होगा, वो अब मैंने अपने हिसाब से लगाई है कि इसके बाद ये पढ़ाना था, इसके बाद ये, वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो बाकी ये स्लाइड्स आप ही के लिए, सब कुछ इसमें आपके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है, तो पूरा उस लॉजिक से बनाया है इसको। क्वेश्चंस भी बना रहा था आज मैं थोड़े बहुत इसमें, क्वेश्चन सब कुछ है इसमें स्लाइड्स में, साथ बहुत कुछ तो बना भी दिया मैंने आपके लिए, ठीक। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, कॉर्नरी। पूरा प्राइमरी सेक्टर पढ़ो और जो ना समझ में आए वो पूछो। तो एक प्राइमरी सेक्टर को बुलाने का बड़ा अच्छा तरीका पता है क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड, जो एग्रीकल्चर के ही आसपास जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, देख लो, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग, ये सब एग्रीकल्चर से, कोई सैंड से जुड़ा हुआ काम है, कोई लकड़ी से जुड़ा हुआ काम है, सब कुछ। चलो बताओ, आप प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में गए और आपने किसी को पैसे दिए और उसने बदले में आपको एक प्रोडक्ट दिया, आपने प्राइमरी सेक्टर वालों से प्रोडक्ट खरीदा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताओ। वो बिल्कुल नेचर देती है जैसा वैसा होगा, और उसमें अभी इंसान की कोई भी फिनिशिंग, प्रोसेसिंग नहीं हुई होगी। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मिट्टी से बना हुआ घड़ा प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट है कि नहीं? नहीं है। इंसान की प्रोसेसिंग आनी गई, सॉइल होगी वो हम प्राइमरी। अब मिट्टी उठा के ले आओ, वो प्राइमरी। अच्छा बताओ, मुझे गार्डन बनाना है, उसके लिए मिट्टी चाहिए, तो एक बंदे का खेत है, मैं उसके खेत में गया, उसने बोला ये नहीं मिट्टी निकाल लो, मैंने बोला क्या रेट, उसने बोला आप मुझे 1 किलो मिट्टी का 5 रुपये दे देना। मैं कहा ठीक। मैंने 50-60 किलो मिट्टी दी, उसको पैसे दिए, तो मैंने ये जो डील करी, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में काउंट होगी? ये काउंट होगी, क्योंकि इंसान की प्रोसेसिंग नहीं ना है बीच में। 10 प्रोडक्ट्स बताओ जो हम एज ह्यूमंस प्राइमरी सेक्टर से परचेज कर लेते हैं। मिल्क, पर मिल्क की पन्नी नहीं, थैली नहीं मिल्क की, कच्चा मिल्क कि गाय भैंस ने दिया और आप उनके घर से ले आए, प्राइमरी सेक्टर। शहद, फिर से वही लॉजिक, वो नहीं होनी, प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए, जो नेचुरल निकला है, पता होगा आपको, जहाँ छत्ते लगे होते हैं वहाँ निकालते हैं और ताज़े आपको दे देते हैं वो। सब्जियाँ, अच्छा बताओ, चावल, फिर से वही, चावल तो शेलर के बिना निकल ही नहीं सकता, वो तो कच्चे, उसमें तो छिलके में से तो निकलता ही नहीं, ऐसे थोड़ा ना आप निकाल लोगे, तो चावल प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं हुआ। समझ में लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा है? आपने सीधे पेड़ से फ्रूट तोड़ के खा लिया, प्राइमरी सेक्टर, उसके पैसे दे दिए, प्राइमरी। वाटर, अगर बोतलों वाला खरीद रहे हो तो नहीं, ऐसे किसी नदी से निकाल लिया तो यस। क्या लगता है आपको, इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का कितने % लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मोर देन 50%। चलो इसी बेसिस पे बताओ, इंडिया के प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? वो सब तो ठीक है, वो तो बाद में, सबसे पहली वाली कौन सी होती है? मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा प्राइमरी सेक्टर इतना बड़ा है कि 50% इंडियंस को काम पे रख ले? नहीं है, इतना बड़ा थोड़ी ना। ठीक है, खेती खुती होती है, पर क्या एक खेत में कितने लोग चाहिए होते हैं? आजकल तो मशीनों से बहुत कुछ हो जाता है, मतलब कम काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं। आपको लगा ऐसे थोड़ा ना होता है। मान लो एक फैमिली का खेत है और फैमिली के बच्चों को सोच रहे हैं कि क्या करवाएं, चलो खेत में लगा देते हैं, अपने खेत में काम करें। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका क्लासिकल केस है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्लासिकल केस। अब मैं आपको दिखाता हूं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती कैसे। मान लो एक खेत है,
जिसमें कल बुआई का काम होना है। तो ठेकेदार गया गांव, और गांव में जहां पर भी लेबर वगैरह होती है, ये मैंने आपको बताया तो था जब वीबीजी राम जी समझा रहा था, उस टाइम पे बताया तो था सब आपको। मान लो एक ठेकेदार गया गांव, और वहां जहां पर भी लेबर होती है जाकर बुलाया कि 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी कल मुझे। सुबह 6 बजे से काम शुरू होगा, दोपहर के 3-4 बज जाएंगे, पूरा जोर लगेगा तुम्हारा, पर मैं तुम्हें अच्छी दिहाड़ी दूंगा, हर बंदा 800 रुपये। आपको पता है वीबीजी राम जी में दिहाड़ी क्या है? चलो ये नहीं पता दिहाड़ी क्या है, पर हमें ये पता है सरकार ने मिनिमम फिक्स कर दिया, कितना? 300 रुपये। तो उसके हिसाब से तो बढ़िया दे रहा है, पर ये कह रहा है कि बहुत काम लूंगा मैं, और इसने कहा है कि मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया 5 लोगों का काम है। तो बताओ ये जो ठेकेदार है घर से कितने पैसे जेब में डाल के लाएगा? 5 बंदे, एक को 800 रुपये देने, 4000 रुपये। ये सुबह खेत में जाता है और वहां पर 10 लोग खड़े, कह रहे हमको प्लीज काम दे दो, हमारी जरूरत है। इसने बोला भाई है ही नहीं काम, 5 लोगों का काम है, तुम 10 आके। तो वो ना आपस में रिश्तेदारी है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप हमें 5 के हिसाब से पैसे दे देना, बस रख लो, कुछ हम कमा लें। बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो सुबह 6 बजे लगे, अब उनको है कि भाई हम 12-1 बजे फ्री हो जाएंगे तो ये हमें आधी दिहाड़ी ना देते, तो वो शाम को 4 तो बजाएंगे, पर 10 लोगों का काम है नहीं है, वो भी अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे पूरा, बस बैठे हैं, करी जा रहे, थोड़ा नहीं कर रहे। और शाम को क्या होगा? शाम को 4 बज गए, बोल दिया ठेकेदार को हो गया काम, बोलेगा ठीक है हो गया बढ़िया। अब जहां एक बंदे को 400 रुपये मिले थे, 800 रुपये मिले थे, अब 400 रुपये मिले। बताओ अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? पर दिख नहीं रही। मान लो आप ये जब 10 बंदे काम कर रहे थे, उसी टाइम के खेत के बगल से निकल के जाते गाड़ी से, आपको लगता है 10 लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। 10 लोगों की जरूरत ही नहीं थी वहां पर, 5 लोगों की जरूरत थी, बाकी तो ऐसे ही बैठे, मतलब कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे काम। अच्छा बताओ, काम किया इन लोगों ने, पैसे मिले, अनएम्प्लॉयड कैसे हो गए? क्या 400 रुपये से घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, 800 से चल जाता है, इसलिए अनएम्प्लॉयड है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% इंडियंस की बिल्कुल लोड नहीं है, वो बस है वहां पर। क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं आता या और कुछ करना नहीं चाहते। समझ में लगा? आगे चलते हैं। याद रखना है डिस्गाइज, इस पे सीधे सीधे सवाल आ जाता है। ओके, पहला सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी, या फिर और क्या बुलाते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी, और क्या बुला लेते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड। बस अब आपको पढ़ लो, आपको समझ में लग जाएगा। जो चीज नेचर हमें देती है उसमें इंसान जब थोड़ी सी अपनी प्रोसेसिंग वगैरह कर दे और उसको कुछ हद तक फिनिश गुड बना दे, वो बन जाता है सेकेंडरी। कोई 5 प्रोडक्ट बताओ सेकेंडरी सेक्टर के। वाटर बॉटल, पैकेट वाला दूध, जो मिट्टी को रिफाइन साफ सुफ करके दे जाते हैं, ठीक है वो। उसके अलावा आपके घर पे जो फूल के गमले होते हैं, वो फ्लावर हो सकता है सीधे नेचर ने हमको दिया, पर उसको प्रोसेस कर देना, उसको एक उसमें डाल देना, गमले में डाल देना, वो सब ठीक है। तो ये सब अपने आप ही हो गया। बताओ आटा, आटा क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट, सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी, क्योंकि उसको पीस दिया आपने, ठीक है ओके। तो इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। अच्छा बताओ, ये इकोनॉमिक्स में बड़ी बार आएगा, फिनिश गुड, फिनिश गुड। फिनिश गुड क्या होता है? जो कस्टमर को देने के लिए तैयार है। बताना ये किस चीज की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। किस चीज़ की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं? जीडीपी की। तो किसी भी कंट्री की जीडीपी होती है, उस कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर कितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही है। ये गुड्स और सर्विसेज कैसे होने चाहिए? फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज। एक कंट्री एक साल में अपने बॉर्डर्स के अंदर कितनी अमाउंट के फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, वही उसकी जीडीपी होगी। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स क्या होता है? इसको मर्चेंडाइज भी बुला लेते हैं कभी कभी। गुड्स मतलब आपने एक प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए और आपको बदले में जो चीज मिली उसका भार था, उसका वेट था, गुड्स। सर्विस जिसका वेट नहीं होता। कोई 5 सर्विसेज बताओ जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। डिलीवरी। अब डिलीवरी में आया हुआ सामान
तो गुड्स है, पर वो जो डिलीवरी के लिए भी आप अलग से पैसे होते हैं वो सर्विस। अच्छा बताओ, OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन ली जाती है, गुड्स की सर्विस? सर्विस। टीचिंग बिल्कुल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी भी और हॉस्पिटल भी सर्विसेज। बताओ, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विस। क्या उस पूरी, एक बात बताओ, क्या जब आप उसको पैसे देते हो कि मुझे वहाँ से यहाँ छोड़ दो, उसके बाद आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, अब आपने उठा लिया कुछ तो रख दो वापस, चोरी करिए, वो नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आपका बच्चा स्कूल गया और आप उसकी फीस देते हो तो आप ऑटोमोबाइल ना समझो, ट्रांसपोर्टेशन। ऑटोमोबाइल अलग चीज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ओके। गुड्स सर्विसेज, ठीक है। आपने कहाँ से डिफरेंशिएट करना है? वेट। वेट आपको हमेशा सही चीज़ बताएगा। जिसका वजन है, पैसे दिए और बदले में जो चीज़ मिली उसका वजन है तो वो गुड बन गई, बदले में जो चीज़ मिली पैसे के बदले में और उसका वेट नहीं है तो वो सर्विस बन गई। ये आपने ऐसे लॉजिक लगाना है हमेशा। ओके, चलते हैं थर्ड सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर। पढ़ लो भाई, आसान ही है। तो प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड, सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड, टर्शरी सेक्टर होता है सर्विसेज एंड अलाइड। ये सब सर्विसेज लिखी है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म। आपने वेरका के बारे में सुना? वेरका जिसके डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। बताओ, जब वेरका गांव में जाके, आपको पता है ना वेरका वाले दूध खुद तो नहीं ये तबेले रखते, गांव से खरीदते हैं, बस क्वालिटी चेक कर लेते हैं। जब वेरका वाले गांव वगैरह में जाते हैं और दूध के किसानों से दूध खरीदते हैं तो वो कौन सी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है? प्राइमरी। लिया दूध, बॉयल किया, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, वो कौन सा सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है? सेकेंडरी। आपको बेच दिया, ठीक है। अब वेरका का दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स कम बिक रहे थे, उसके लिए एड्स करी, पैम्फलेट्स लगवाए, वो सब देखे ना आपने, वेरका की ऐड आती है, वो क्या होगा? टर्शरी। अब उनको एक एडवर्टीजमेंट कंपनी सर्विसेज देगी कि हम बिकवाते हैं तुम्हारा सामान। तो आप कोई भी कंपनी देखो, वो सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में सब कुछ ही करते होते हैं। बताओ, क्या मारुति सुजुकी किसी भी तरीके से टर्शरी में इन्वॉल्व है? हाँ, वो भी तो अपनी एडवर्टीजमेंट करवाते ही हैं, खुद भी तो एड्स वगैरह करते हैं। तो कंपनियां सब कुछ ही करती होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलो बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर में से प्योर गुड्स बेस्ड सेक्टर क्या है? गुड्स बेस्ड। प्राइमरी भी गुड्स बेस्ड है, सेकेंडरी भी गुड्स बेस्ड है, और टर्शरी प्योर सर्विस बेस्ड है। सोच सकते हो कोई प्राइमरी सेक्टर की सर्विस? देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, नहीं मिलेगी आपको, नहीं होती। सेकेंडरी सेक्टर की सर्विस जब लिख दिया उसने गुड्स, तो कहां से ढूंढ लोगे जब होती ही नहीं है। टर्शरी सेक्टर का गुड जब उसने लिख ही दिया सर्विस है, तो गुड कहां से ढूंढ लोगे? ठीक है, गुड सर्विस। जब आपने पैसे दिए और बदले में आपको जो चीज मिली वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया, प्राइमरी सेक्टर। जब आपने पैसे दिए बदले में जो चीज मिली उसमें इंसान की प्रोसेसिंग हुई है, सेकेंडरी सेक्टर। जब आपने पैसे दिए बदले में जो मिला उसका भार नहीं था, टर्शरी सेक्टर। सिंपल। बताओ, समझ में लगा? कोई डाउट? चलते हैं अपने, हाँ बोलो बोलो। सर मान लीजिए सर, मैं किसी कोस्टल एरिया में गया हूँ और वहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। आई वांट नारियल, कोई मेरे लिए चढ़ रहा है पेड़ पर नारियल लेने, और वो मुझे निकाल के दे रहा है और उसमें स्ट्रॉ डाल के मुझे दे रहा है। तो आपने जो पेमेंट करी है वो एक गुड और एक सर्विस की मिलाकर करी है। गुड वो नारियल है, सर्विस जो वो चढ़ा, दोनों। मुझे स्विगी से कोई फूड घर में पड़ा 100 रुपये,
तो 100 रुपये में मैंने 70-80 रुपये का फूड और 20 रुपये की डिलीवरी की पेमेंट करी, गुड भी और सर्विस भी। ओके, पढ़ते हैं फोर्थ सेक्टर, क्वाटनरी। इसको बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। इसमें होते हैं रिसर्चर्स, डेटा एनालिसिस, कंसल्टेंट, साइंटिस्ट। आपने एक वर्ड शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बताओ किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसका कोई आर्ट, कोई रिसर्च, कोई उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो उसकी, कोई फार्मासिस्ट है उसने कोई दवाई बना दी, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। Even his personality as well. कह सकते हो कोई किसी का अलग ढंग है, किसी बात करने का तरीका, किसी कोई गाने का तरीका, सब कुछ हो सकता है। तो बताओ हमारी कंट्री में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते? हम नहीं करते। किसी भी ब्रांड की कोई भी कॉपी बना दी, कुछ भी कर दिया, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो बॉडीज है वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेती है, पर इंडिया में हम इसको इतना ध्यान नहीं भी देते। ओके, तो क्वाटनरी क्या हुआ? नॉलेज बेस, रिसर्च बेस, स्किल बेस, साइंस बेस, ठीक है। जैसे मान लो जिस बंदे ने एक्चुअल में कोविड की पहली वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया, जो उसकी रिसर्च थी, उसकी कितनी मॉनेटरी वैल्यू रही होगी, ठीक है, ऐसे होता है। फिर चलते हैं कॉर्नरी बेस्ड। कॉर्नरी क्या होता है? जैसे कंपनी के सीईओस, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स, जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। अब आप बोलोगे किसी कंपनी के सीईओ की इतनी सैलरी क्यों होती है? करता ही क्या वो? देखो, जो उसने डिसीजन लेना है वो छोटा सा है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अपनी कंपनी को एआई पे शिफ्ट करे कि ना करे? अगर एआई पे शिफ्ट करेंगे 500 लोगों को निकालना पड़ेगा और पता नहीं कितने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या अगले 10 साल में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये होता है फिफ्थ सेक्टर या कॉर्नरी। तो बताओ क्वाटनरी और कॉर्नरी समझ में लगा? पहले तो एक बार अच्छे से पढ़ो, टिक कर दोनों को फिर पढ़ो, फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर, फिर समझ में लगेगा आपको। साउंड तो सब ट्रेजरी जैसे ही कर रहे हैं। कौन सा दोनों फोर्थ दोनों दिख रहे हैं। साउंड से क्या होता है? जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे होता है ना, जैसे जैसे टीसीएस है, बाकी ऐसे जो बिग फोर हैं, दे ऑल प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जैसे यहाँ एग्जांपल है कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी कम्स विद द सर्विसेज, राइट? तो आप ये कह रहे हो कि इसको टर्शरी में डाल दें? लाइक दैट्स माय ओपिनियन। एक बंदे ने मेरे घर पे डिलीवरी करनी थी और गलत डिलीवरी कर दी। क्या नुकसान हुआ? वो जो सामान था टाइम पे नहीं पहुंचा, ख़राब हो गया। किसी ने मुझे मेरे पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेकर गलत सलाह दे दी, नुकसान बहुत बड़ा होगा। किसी साइंटिस्ट से रिसर्च गलत कर दी, नुकसान बहुत बड़ा होगा, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इनका। समझ में लग रहा है? इंटेलेक्ट जो होता है ना, वो सबके पास नहीं होता। बताओ क्या कोई भी बंदा एक सर्विस दे देगा? कोई भी बंदा सर्विस दे देगा, डिलीवरी तो कोई भी कर देगा, पर इंटेलेक्ट सबके पास नहीं होगा। इंटेलेक्ट होता है कोई स्पेशल स्किल, कोई रिसर्च, कोई आपने डेटा कलेक्ट किया, किसी चीज़ को आपने, जैसे मान लो एक पेशेंट है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई एक डॉक्टर आएगा वो उसको ठीक करेगा, तो उसके पास कुछ इंटेलेक्ट है। तो ये अलग, ये सब में नहीं होता। ये ना बहुत थोड़े से लोगों के लिए है। मेजॉरिटी लोग तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में आ जाएंगे। ये बहुत छोटे से पार्ट ऑफ दी, जैसे रिसर्चर्स, ये रिसर्चर्स को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, मेरे को अपनी कंपनी में चाहिए, मुझे अपनी कंपनी में चाहिए, तो वो इसमें आएंगे। फिर किसी ने न्यूक्लियर बम बनाया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए यहाँ थे, और कंट्री का कोई जैसे बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो यहाँ होते हैं, जो आपके लिए टॉप लेवल पे डिसीजन ले सके, और वो कंट्री के लिए सही होना चाहिए। देखो डिसीजन कोई भी ले देगा, हाँ कर दो या ना कर दो, पर वो सही भी होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, बताओ ऑनलाइन वालों को समझ में लगे पांचों के पांचों सेक्टर्स? सर ये जो Yes, sir. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स जो हैं, ये फिर अब आप ऐसे करो, अब आप कोई 10-15 प्रोफेशन खुद ही सोच सोच के डिवाइड करो। जहाँ फंस जाओगे वहाँ मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही सोचने लगो कि वो मेरा दोस्त है, वो किस में आता होगा, वो मैं जानता हूँ, वो किस में आता होगा। ऐसे करो, जहाँ फंस जाओगे वहाँ पूछ लेना। इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? वो हमें सर्विस दे रहे हैं कि ये देखो मैंने ये चीज़ करके देखी, मुझे जो ठीक लगी तुम भी कर सकते हो। और अगर वो अपना ब्रांड बना ले फिर वो हमें गुड्स बेच रहे हैं। सिंपल। but someone gives some
इंटेलेक्चुअल हाँ, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि मैं इस फील्ड में एक बहुत बड़ा रिसर्चर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें, तो फिर वो इसमें आ जाएगा, फिर वो ना इसका और उसका मिक्सचर सा हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ का। मैंने आपको बताया तो ज़रूरी थोड़ा ना कि कोई कंपनी एक ही सेक्टर में रहे। अच्छा, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो एक से ज़्यादा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एप्पल का फोन, it deals with manufacturing, it deals with the software services. Even so there is primary one. मैं बताऊँ आपको, मैंने स्विगी की सब्सक्रिप्शन ले ली तो मुझे हर प्रोडक्ट पे 10% ऑफ और मेरी सर्विस फीस नहीं लगेगी। दोनों चीज़ों की पेमेंट एक साथ, गुड्स की भी सस्ता हो गया, सर्विस भी सस्ती हो गई। समझ में लगा? अरे समझ में लगा, दो चीज़ें जोड़ दी ना एक साथ मैंने। मैंने एक नेटफ्लिक्स का ऐसा प्लान खरीदा है जिसमें मुझे हर महीने नेटफ्लिक्स पे कुछ % ऑफ मिलेगा और वो मुझे एक डिनर डिलीवर करेंगे घर पे, एक पूरा डिनर बनाकर वो मुझे देंगे। दोनों चीज़ें एक साथ। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा, जिससे आप रिलेट कर पाओ। मैं एक होटल से पैकेज लिया, होटल का रूम का रेंट मुझे 10% ऑफ पड़ेगा और जो भी मैं वहाँ फूड खाऊंगा उस होटल में वो मुझे 20% ऑफ पड़ेगा। गुड भी आ गया, सर्विस भी आ गई। देखो रिलेट कर पा रहे हो अब आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपके सामने? NGOs कैसे आ गई? क्या करते हैं एनजीओ? पहले तो बताओ एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी फुल फॉर्म हुई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट नहीं है। पहले तो हमको गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि काम हम भी वही करेंगे। सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट काम करती है, हम भी सोसाइटी के लिए काम करेंगे। ओके, मान लो, अच्छा बताओ क्या समझा आपने? कॉन्ट्ररी क्या करते हैं, कोई हाई लेवल डिसीजन लेते हैं जिसका बहुत लोगों पे फर्क पड़ता है। तो एक एनजीओ डिसाइड करता है कि हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में काम करेंगे, तो उसने एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी, इस तरह से वो इसमें आएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में होते हैं, बहुत हाई लेवल डिसीजन मेकिंग में, और ये अपना स्किल या अपनी नॉलेज या अपनी साइंस को यूज करते हैं। ये फर्क होता है इनमें। जैसे सर गौशाला है, क्या है? गौशाला जो होती है ना, हाँ, गौशाला। गौशाला भी बहुत सारी एनजीओज में उसमें आ जाती है। ऐसे नहीं होता, गौशाला एनजीओ में नहीं आती। एनजीओज गौशाला के साथ जुड़ जाते हैं, अलग अलग चीज होती है। हाँ, एनजीओज बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमें अगर कोई गाय भैंस मिलेगी तो हम आपके पास ला के देंगे, उसमें हम आपकी मदद भी करते हैं। ऐसे होता है वो अलग चीज़ है। बताओ समझ में लगे आपको चीज़ें? ठीक, चलो बताओ, क्राफ्ट्स, मिट्टी के घड़े बनाना प्राइमरी में क्यों नहीं है? देखो हो सकता है जो वो मिट्टी यूज़ कर रहा है वो प्राइमरी में, पर उसमें तो डाल दिया ना। अच्छा बताओ, क्या क्राफ्ट्स कॉटनरी में भी आ सकता है? आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। अगर वो बहुत ही हाई लेवल पे बेचने लग जाए फिर आ सकता है। अरे पेंटिंग वगैरह नहीं होती बहुत महंगी, आप समझ रहे हो, तो उसमें भी आ सकता है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका कुछ एंगल इधर उधर से भी जुड़ जाएगा, पर वो जहाँ लिखी है आपने कोर उसी में रहना है। जैसे आप बोलोगे चाइल्ड केयर, ये तो इसमें भी आ सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आपको? ठीक है, ओके। चलो चलते अपने पहले सेक्टर पे, एग्रीकल्चर। 45% of the workforce but contribute 15 to 18%. क्या साफ साफ दिख रहा है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट साफ साफ दिख रही है। भाई आधा इंडिया काम करता है, तुम्हारे पास 15% की कंट्रीब्यूशन। अभी हम सर्विसेज पढ़ेंगे, वहां देखना नंबर उल्टे हो जाएंगे। लोग बहुत कम और कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। आगे जाके ना हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जीवीए। वहां आपके लिए चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। GVA फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडिशन। पता है एग्रीकल्चर वालों की बेचारों की किस्मत भी खराब है, इनका GVA बहुत कम है, और सेकेंडरी वालों का GVA स्ट्रांग होता है, और टर्शरी वालों का GVA तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले, और टर्शरी मतलब सर्विसेज वाले। अब ये होता क्या है ग्रॉस वैल्यू एडिशन? मान लो दूध है, दूध
मेरे पास 1000 रुपए थे, मेरे को जितना दूध मिल गया गुड क्वालिटी का मैंने खरीद लिया, मैंने नापा नूपा कुछ नहीं, बस खरीद लिया। ओके, इस दूध को मैंने काढ़ काढ़ के खोया बना दिया और किसी को बेच दिया। बताओ खोया 1000 रुपए का बिकेगा, ज्यादा का कि कम का? ऑफकोर्स ज्यादा का। मैंने 1400 का बेच दिया। जिसने खोया लिया उसने इसमें थोड़ी बहुत मिठास ऐड करी, बर्फी बनाई, जितनी बर्फी बन गई सो बन गई, गिनी गुनी नहीं। बताओ वो बर्फी 1400 की बिकेगी, ज्यादा की कि कम की? वो 2000 की बिक गई। इस फेज से इस फेज में वैल्यूएशन कितने रुपए की हुई है? 400। इस फेज से इस फेज में वैल्यूएशन कितने की हुई है? 600। बेचारा किसान पूरा जोर लगा देता है। मान लो किसान, अच्छा बताओ किसान कनक और चावल किसको बेचता है? जैसे सरकार को भी बेच देता है एमएसपी पे और बाकी प्राइवेट में बेच देता है। मान लो किसान ने 1 किलो कनक, ठीक है, कच्ची कनक सरकार को बेच दी, मान लो 50 रुपए की, वैसे तो 50 की तो नहीं बिकती है, 1 किलो उसने बेच दी है 30 रुपए की मान लो, तो उसके खुद के भी बेचारे के 15 रुपए तो 20 रुपए तो लगे, कहीं कुछ भी कर लो आप, ठीक है। उसने सब कुछ किया, केयर करा, उसकी सारी फैमिली टूट टूट के मर गई, तब जाके कनक हुई 1 किलो। तो क्या समझ में लगा? वैल्यू एडिशन ही है। अब बताओ ये कनक जब किसी प्राइवेट कंपनी वालों को मिलेगी, वो उसको पीसेंगे, आटा निकालेंगे, पैकेट बनाएंगे, उस पैकेट में लिख देंगे मल्टीग्रेन ये वो, और उसकी ऐड आएगी सनफीस्ट आटा, आशीर्वाद आटा, उसके बाद वो कितने का बेचेंगे? 100 रुपये का। उन्होंने वैल्यू एडिशन बहुत कर ली, जिनका प्रोडक्ट भी नहीं था। अब बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपने कहाँ होते हुए देखिए? ये लोग करते हैं सबसे ज़्यादा। छोटी सी चीज़ होगी, इतना बड़ा बना के भेज देंगे हमें। आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल बताओ टेलीकॉम प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर? टर्शरी। आपको पता है ये हमको प्लान बेचते हैं महीने का, आजकल तो 300 से कम का तो प्लान ही नहीं। इनका लगता क्या जेब से? ये मेरे फ़ोन को टावर से कनेक्ट करके रखना और इसमें इंटरनेट आता, इनका लगता है बिजली लगती है, वो भी मुझसे लेते हैं पैसे। सोच के देखो, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये तो टावर ठीक है एक बार की इन्वेस्टमेंट है, पर एक टावर लगाया और 10-15 साल तक उसे कमाते रहे। ऐसा तो पैसा किसान भी बेचारा बीज हमेशा खरीद के लाता है। अब सोच के तो देखो एक बार, एक होटल बनाया 30 साल तक चलाते रहे, हर रोज उस रूम का रेंट 4000 रुपये। तो ये करते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन। इनकी भी ठीक है, पर इनके बेचारों की वैल्यू एडिशन नहीं है। तो हमें एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू एडिशन को पुश करना पड़ेगा। कैसे? आजकल देखा होगा आपने, आया ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसान बोलते हैं मैंने उगाया, कोई इसमें फर्टिलाइजर नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, बिल्कुल प्योर है जैसा नेचर देती है। तो वैसे तो नॉर्मल गोभी आती है 40 रुपये किलो, पर ऑर्गेनिक वाली 70 रुपये किलो, सीधे किसान बेच सकता है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मंडियाँ वगैरह लगती हैं, वहाँ किसान आ जाता है खुद बेचने, तो उससे वैल्यू एडिशन होगी इनकी। तो बताओ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन होगी तो अपने आप ही थोड़ा सा क्या सुधरेगा? यही सुधरेगा और क्या सुधरेगा? जो 15 से 18% इतनी लो प्रोडक्टिविटी सुधरेगी थोड़ी सी। समझ लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा है? और ये जो बेचारे वर्कफोर्स में इतने सारे लोग फंसे पड़े हैं, इनकी थोड़ी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी सुधर जाएगी। समझ लगा आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इनको उतना मिल नहीं रहा जितना, चलो ये जोर भी अब जितना तो बेचारों में लगा ही देते हैं। मान लो एक खेत में लोग बैठे सुबह से शाम तक, गर्मी तो लगी रही होगी उनको, काम नहीं करे तो कोई बात नहीं, तो फिर ये दोनों के लिए दिक्कत वाली बात होती है। पढ़ो की इश्यूज पढ़ो। रिफॉर्म्स तक आ जाओ पढ़ते पढ़ते। एपीएमसी की फुल फॉर्म पता है किसी को? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी। ये जो मंडियां नहीं होती जहां एक्चुअल में किसानों को एमएसपी वगैरह दिया जाता है, वो यही एपीएमसी होती हैं। जहां आड़तीये भी होते हैं किसानों से खरीदना, वो सब एपीएमसी होती है। बताओ इस साल हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इरिगेशन क्या है? सुपर एल नीनो। उसने तो फिर बारिश का बुरा हाल किया हुआ है। कई जगह हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा, नहीं हो रही तो फिर बहुत ही कम।
रिफॉर्म्स भी ऐसा नहीं हुए, काफ़ी कोशिश करी। ये एमएसपी को हम थोड़ा आगे जाके अच्छे से और पढ़ेंगे। पीएम किसान, बताओ पीएम किसान योजना में क्या होता है? हर रजिस्टर्ड किसान के अकाउंट में साल में 3 बार 2-2 हज़ार की किस्तें आती है कि आप भाई अपना बीज, खाद, और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम किसानों के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो सब्सिडाइज रेट में मिलता है, बीज सब्सिडाइज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, रिफॉर्म्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी गई हैं। तो ये नंबर ना किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। बताओ ये कैसे हो गया? यहाँ 45%, वहाँ 55%। नहीं, वो है एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड 18+ पीपल, बट ये पॉपुलेशन तो उनके बच्चे भी तो डिपेंड करते हैं ना एग्रीकल्चर पे। ठीक है, आपकी बात सही है, पर एक और प्रॉब्लम भी है। अब एक फादर है जो रोज़ खेत जाता है और उसका बेटे को भी ले जाता है, चलो बेटा अडल्ट मान लो, पर हमने उसके बेटे को अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में काउंट करा हुआ है, पर वो खेत जाता है। अब क्या करें? तो कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा। अनएम्प्लॉयड है कि खेती में एम्प्लॉयड है? अरे समझ लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा है? उसके फादर ने उसको अनएम्प्लॉयड क्यों कराया हुआ है? ताकि जब भी कोई जॉब मिला लगे उसको जॉब मिल जाए। तो वो फिर बड़ा कैलकुलेशन, बड़ी मुश्किल है। सर्विसेज में तो बहुत ईजी है, जितनी सर्विसेज कंपनी से पूछ लो उनसे भी कितने लोग तुम्हारे पास हैं। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया काफ़ी चीज़ें फिर मुश्किल होती हैं। So then this is not absolute data, right? मतलब हम एब्सोल्यूट, तो देखो डेटा एब्सोल्यूट होता ही नहीं है, कोई भी डेटा। आप बताओ अगले साल जनगणना सेंसस के नंबर्स आएंगे, क्या वो एब्सोल्यूट होंगे? जिस दिन जिस घर में पूछ कर गए कि भाई कितने लोग हैं, कितने हैं, उस घर में 1 महीने बाद कोई प्रेग्नेंट हो गया और 9 महीने बाद बच्चा हो गया, आपके तो सेंसस को आने में 2 साल लगेंगे, नंबर खराब हो गया। तो डेटा एब्सोल्यूट नहीं होता। हाँ, आप क्लोज टू एक्यूरेट जाने की कोशिश करते हो, तो ये जितना इनकी कोशिश होती है सही नंबर ही निकाल के देते हैं। अच्छा एक बात कहो, आज आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इंडिया में एक साल में, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर एक साल में मान लो 100 रुपए के गुड्स और सर्विसेज बने। कोई एक चाय का ग्लास, कोई चाय का कप पिलाया किसी ने, ठीक है, किसी ने किसी को घर जाके कोई घर की क्लीनिंग कर दी सर्विस, ठीक है, 100 रुपए का। इसका तकरीबन 18.2 रुपए का प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आएगा। ये जो आटा, कनक ये उगा के बेची गई, बाकी का जो है वो दूसरे 2 सेक्टर से आएगा, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जब भी ये परसेंटेज है 100 मान के इसको रुपए में कन्वर्ट कर दो सीधे सीधे, आपको समझना इजी हो जाएगा। सोचो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का साइज देखो भाई, आपको ना ये नंबर आप सोच भी नहीं सकते नंबर कितना है। 1 मिलियन टन कितना होता है? 10⁹ kg। ऐसे नहीं होता भाई, प्रैक्टिकल नंबर बोला करो। 1 मिलियन टन पता है कितना होता है? अच्छा बताओ 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। 1000 किलो। 100 किलो होता है क्विंटल, ठीक है, 1 टन होता है 1000 किलो। 1 मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख टन। अब अगर 3 जीरो उधर है 6000, तो इधर कर दें, तो पहला जीरो डालेंगे तो 10 लाख से बन जाएगा 1 करोड़, दूसरा जीरो डालेंगे 10 करोड़, तीसरा जीरो 100 करोड़। 100 करोड़ किलो 1 मिलियन टन होता है। यहाँ देखो नंबर, आप समझ रहे हो, 100 करोड़ किलो की बात हो रही है यहाँ पर, छोटी बता नंबर है। और इंडिया का साइज देखो, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन का साइज देखो। उसके बाद भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना कम क्यों? मैंने आपको भी बता दिया, वैल्यू एडिशन ही है। वैल्यू एडिशन स्ट्रांग हो जाएगी। बताओ अभी फूड प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन कौन ज़्यादा खा लेता है? वो बीच के बिचौलिए, वो कंपनियां, वो ज़्यादा खा लेते हैं। किसान को मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में भाई हम ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। दूध में तो कोई हमारा कंपटीशन ही नहीं है। क्या लगता है आपको, अगर दुनिया में 100 लीटर दूध बनता है, कितने लीटर इंडिया में बनता होगा? 25 लीटर। और हमको वो भी नहीं पूरा पड़ता, इसलिए सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है वाइट रेवोल्यूशन 2.0।
आपको पता होगा व्हाइट रेवोल्यूशन 1.0 डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने लॉन्च किया था जब अमूल वगैरह बने। जो किसान के पास जमीन नहीं थी, खेती नहीं कर पाता, तो उसको बोला गया गाय भैंस रख, एक तो तेरे घर में दूध आएगा, तेरे बच्चे कभी माल नरिश नहीं होंगे, बाकी दूध बेच देना। शुरू में किसानों को समय लगता था कहाँ बेचना है, गांव में ढूंढते थे, अब तो उनको टेंशन ही नहीं है। मिल्क फेडरेशन वाले आके ले जाते, वेरका वीटा सब ले जाना, ठीक है। देखो कितना बढ़िया सोल्यूशन। बताओ सबसे बड़ा काम किसका आसान कर दिया? व्हाइट रेवोल्यूशन। एक वो किसान जो लैंडलेस फार्मर है, आती फार्मिंग है पर जमीन नहीं है, तो नहीं है जमीन, छोड़ो गाय भैंस रखो। और दूसरा वो लोग जिनके बच्चों में माल नरिशमेंट की दिक्कत आ रही है और वो प्योर वेजिटेरियन है, मीट वगैरह अंडा नहीं खा सकते, इन दोनों, और इंडिया में दोनों भर के, तो एक व्हाइट रेवोल्यूशन ने 2 तीर मारे और दोनों तीर बिल्कुल सही जगह जाके लगे। बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स जो थे, जिनको नहीं समझ लगता था क्या करें, उन्होंने दूध का बिजनेस किया। और बहुत सारे बड़े स्केल पे हमारी कंट्री में, जो पता हो आपको पढ़ाया भी था, बच्चों में अगर माल नरिशमेंट होगी तो कौन सी 2 दिक्कतें आ सकती है? स्टंटिंग और वेस्टिंग, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी कंट्री। पल्सेस में आपको पता भाई, अब हमने खानी है तो दालें बनाएंगे ही हम, स्पाइसेस वही सेम हमने खाना है तो बनाएंगे ही। इसमें भी हम कभी हम राइस में नंबर 1 पे भी आ जाते हैं। सोचो इतनी प्रोडक्शन और नंबर देखो, ये छोटे छोटे ये एनवीडिया ये वो ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट निकालेंगे और वो तो पता नहीं कितने बिलियंस में चले जाता है। आपको पता है एलन मस्क की वर्थ कितनी है? 1 ट्रिलियन प्लस। सोचो यहाँ पता ही नहीं कितने करोड़ों किलो राशन बना के हम इतने पे पहुंचे हैं और वो इतने पे। तो सर्विसेज वालों का वैल्यू एडिशन बहुत होता है, एग्रीकल्चर वालों का वैल्यू एडिशन नहीं होता। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और किसानी में माना जाता है कि किसानी में क्या कोई भी उगा देगा, ज़मीन में तो डालना, ये एक फ़र्क होता है। तो आप देख रहे हो स्किल्स कितना ज़्यादा आपको हैवीली पे करते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। पढ़ो मॉडर्न शिफ्ट्स पढ़ो, कोर चैलेंजेस पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या हुआ, 2 ही चीज़ें उगाते रह गए, वीट राइस। क्यों? उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट MSP देती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा पैसा मिल जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पे MSP क्यों देती थी? क्योंकि वही सबसे ज़रूरी था। जब भी एक बंदा खाना खाने बैठता है इंडिया में, उसकी थाली में और कुछ हो या ना हो, राइस या वीट में से एक चीज़ तो नहीं होनी। तो सोचा क्या, जब भुखमरी की दिक्कत थी और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सोचा गया यही उगाओ। तो वही उगाने के लिए उसमें MSP देना शुरू किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों ने वही उगाना शुरू कर दिया। पंजाब हरियाणा चावल की प्रोडक्शन के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, मिट्टी अच्छी हो सकती है पर पानी नहीं था, पर सोचा MSP है तो यही उगाते हैं, उससे पानी की बड़ी दिक्कत होगी। और अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और अब सच में अब किसानों को भी समझ लग गया है कि ये 2 चीज़ें उगा के नहीं काम चलेगा, मिट्टी भी खराब हो रही है, पानी भी कम हो रहा है। तो एक वर्ड आएगा, बहुत बार सुनोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और चीज़ें भी उगाओ, जैसे पंजाब हरियाणा में कैसे डाइवर्सिफाई करने लगे हैं, वही एक तो पता है ऑर्गेनिकली बड़ा कुछ लगाने लग गए हैं, सब्जियां बहुत लगती हैं अब, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, ये खरबूजा तरबूज बहुत लगने लगे। पहले इतने लगाते थे, पहले हर बंदा होता था वीट राइस वीट राइस, अब लोगों ने समझना शुरू किया। पर अभी भी अवेयरनेस और फैलाई जा सकती है। पल्सेस बहुत लगानी शुरू कर दी, फूल बड़े लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। आपको पता है ये ऑयल्स निकलते ना, जैसे सनफ्लावर ये सब, तो अब लोगों ने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, पहले नहीं करते थे। सारा पढ़ लो एक बार। एक ना वर्ड होता है इकोनॉमिक्स पे, इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, यील्ड्स। ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है पर एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। देखो एक खेत, उसमें आपने नॉर्मल सीड्स डाले, नॉर्मल फर्टिलाइजर डाला, सब कुछ नॉर्मल किया, आपको मिला 100 किलो आउटपुट। आपने इस खेत में हाई यील्डिंग सीड्स डाले, हाई यील्डिंग फर्टिलाइजर डाला, आपको मिला 120 किलो आउटपुट। यहां क्या हुआ, आपने ज्यादा यील्ड निकाल ली। यील्ड का मतलब होता है सेम सेटअप में से ज्यादा आउटपुट निकाल लेना। यील्ड, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बार कहीं से कहीं जाना था तो कैब बुक करी, तो बहुत साफ सुथरी एक स्विफ्ट गाड़ी आई और बड़ा तैयार एक बंदा आया। मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि बाकी लोग तो नहीं इतना ध्यान रखते गाड़ी का, ऐसे ही चला लेते हैं ना, अपना कपड़ों का भी, आप बड़ा सीरियसली करते हो। तो उसने बोला कि हाँ, मैं और मेरा भाई कुछ नौकरियां करते थे, हमने छोड़ी,
हमने जितने पैसे थे वो डाल के ये गाड़ी खरीदी स्विफ्ट। कहता अब ये गाड़ी 4 साल पुरानी है। कहता 12 घंटे की शिफ्ट मेरी है, 12 घंटे की शिफ्ट मेरे भाई की है। हम कहता एक ही घर में रहते रेंटेड, मैं भी मैरिड हूँ, मेरा भाई भी मैरिड है, बच्चे भी हमारे। हमने ये नहीं किया कि छोटे से रूम में रहेंगे, नहीं, हमने ले लिए 2 रूम ले लिए हमने, ठीक है। शुरू में हमें मुश्किल पड़ा, थोड़ी सेविंग्स थी, बाद में हमने इस बिजनेस को खींचा। कहता बाकी लोग 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, 12 घंटे गाड़ी घर में, कह रहा हम 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं। 12 घंटे की मेरी शिफ्ट है, फिर मैं जब घर के आसपास होता हूँ, मेरा भाई कहीं आ जाता है, उसको मैं देता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। कहता हाँ गाड़ी की सर्विस जल्दी करानी पड़ती है, क्योंकि अब गाड़ी को आप 24 घंटे चलाओगे तो उस पर बर्डन आएगा, तो उसकी सर्विस जल्दी करानी पड़ती है, वो हम करवाते रहते हैं। गाड़ी पूरी मेंटेन्ड है हमारी। आप बताओ किसी नॉर्मल कैब वाले के मुकाबले इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस गाड़ी में से डबल यील्ड निकाल ली। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस बाकी भी कर सकते हैं। आप बताओ आपके पास एक बिल्डिंग है जिसमें आपने नीचे दुकानें बना दी, ओके, उस एरिया में डिमांड वैसे बहुत है, आपकी नीचे दुकानें बिक गई, आपने पहला फ्लोर भी बना लिया, वहाँ पर भी दुकानें बना ली, बिक गई। उसके बाद 2nd फ्लोर पर नहीं आते ग्राहक, ग्राउंड फ्लोर और पहला फ्लोर। आजकल आपने देखा भी होगा, शहरों में शुरू भी कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें, 1st फ्लोर पे दुकानें, उसके ऊपर फ्लैट्स। सिंपल, आपने ज़्यादा यील्ड निकाल ली। तो यील्ड जो है ना वो दिमाग से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। आपका जो पहला एग्जांपल उसमें सब कैसे क्लीन बड़ी तो उसमें तो सब 2 लोग ऑलरेडी इंक्लूड हो गए ना, राइट? 2 पीपल ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, और नॉर्मल कैब वाला तो एक अकेला ही, भले ही वो 12 घंटा गाड़ी चलाए, पर अकेला ही चलाएगा, 12 घंटा में सो जाएगा, वो अपना बाकी काम करेगा। बट सर ने जो रिसोर्स हमारे पास उसके अब देखो ना, 2 भाइयों को 2 गाड़ियाँ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, कमाने के लिए, और 2 EMI नहीं बांधी हुई उन्होंने। एक गाड़ी है, एक EMI है, पर उससे सैलरियाँ 2 है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा 12 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता, पर 2 तो चला सकते हैं 24 घंटे। आप बताओ एक रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस है 12 घंटे सर्विस देने का, पर वो शहर है बिल्कुल क्राउडेड शहर है, वहाँ 24 घंटे ग्राहक आते हैं। दूसरे रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस है 24 घंटे सर्विस देने का, ज़्यादा यील्ड कौन निकालेगा? अब आप बोलोगे कि नहीं 24 घंटे वाले को ज़्यादा वर्कर भी रखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही होगा। समझ में लग रहा है कि नहीं समझ में लग रहा है? ये खेल होता है असली। यील्ड का मतलब होता है चलो ठीक है, एग्जैक्टली डबल नहीं होगी, मैं आपकी बात समझ गया, पर उसने फिर भी दूसरे के मुकाबले ज़्यादा यील्ड निकाली है, एग्जैक्टली डबल नहीं होगी। तो यील्ड ना याद रखना है, आगे जाके एक टॉपिक आएगा बॉन्ड यील्ड, तभी फिर से आएगा टॉप, तब मैं फिर से ये टर्म यूज करूंगा, ठीक है, बॉन्ड यील्ड। आगे चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इन सेकेंडरी भी पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, अगर हो गया तो टर्शरी नहीं हो पाएगा टर्शरी, ओके। अब ना बार बार ये टर्म आती रहेगी तो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। बताओ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड, या इंडस्ट्री सिंपली। और इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नहीं तो हम नहीं, पर हम इंडिया में एक अलग से टर्म यूज करते हैं MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या होती है? ये वो होती हैं जो भी बहुत बड़ी कंपनियां नहीं बनी है काम कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग का, पर बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा अलग से बेनिफिट देना पड़ता है। अगर इनको आज सपोर्ट करोगे तो कल को यही क्या बन जाएगी, बिग कंपनीज। इसलिए इंडिया में हम अलग से इनको लोन वगैरह थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, सरकार इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, तो ये बार बार MSME आता रहेगा, इससे मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। चलो पढ़ो, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री या MSME। सोचो एकदम से, देखो एग्रीकल्चर में आधा इंडिया लगा हुआ है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 18%। यहाँ देखो सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन 30%, उसमें से आधा एक्सपोर्ट। इशू पढ़ो, रिफॉर्म्स पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको ये सवाल आएगा इस पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्पेसिफिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं बनता, और आप चाहे आप एक फॉरेन ब्रांड हो सकते हो चाहे इंडियन ब्रांड हो सकते हो, यही प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ जो नहीं बनता, और सरकार एक टारगेट देगी कि 1 साल में इतने पीसेस बनाओ। अगर आपने बना दिए तो अपने प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट तो कमा ही लेना, सरकार से अलग से क्या ले जाना? इंसेंटिव्स। 2020 में इंडिया में PLI स्कीम सबसे पहले आई थी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में। देखो जहाँ जिस कंट्री में मोबाइल फ़ोन्स बनते नहीं थे
आज ओवर बनने लगे, एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं हमको मोबाइल फोन्स। इंडियन कंपनी बनाती है या फिर वही? मैंने आपको बताया, चाहे इंडियन कंपनीज बनाए चाहे फॉरेन कंपनीज बनाए, हमको ये चाहिए कि प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा। अब लोग इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा है अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में ना बनता हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, इसमें डॉलर खर्च हो जाता है। अब इंडिया में रुपये में सब कुछ हो जाता है। और ऐसा है, अगर एक फॉरेन कंपनी आके इंडिया में बनाएगी तो आसपास थोड़ा तो माहौल बनेगा, कुछ तो उसको इंडियन सप्लायर्स भी चाहिए होंगे ना। अब सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जहां वो सारे एडवांस फ़ोन बनाता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स सब कुछ बना देता है, वो है ग्रेटर नोएडा में। अब ठीक है, प्लांट तो सैमसंग का है, पर आप बताओ उसके सप्लायर्स कौन होंगे? फॉरेन कंपनीज के इंडियन कंपनीज? ऑफ कोर्स आधे, कम से कम आधे तो इंडियन ब्रांड्स होंगे ना सप्लायर। बन गया, हमारा काम हो गया, यही चाहिए था हमें। जैसे कोई उसको बैटरी के लिए लिथियम दे रहा होगा, कोई उसकी बॉडी के लिए मेटल दे रहा होगा, कोई ग्लास दे रहा होगा, वो तो इंडियन सप्लायर से ले रहा होगा ना। ऐसे तो नहीं कि सैमसंग का ग्रेटर नोएडा में प्लांट है और सामान आ रहा है यूएसए से, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। चिप्स आती है वहाँ से, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, वो टेक्निकली इतनी ज़्यादा मुश्किल है। पर बैटरीज इंडिया में बनती है, आप किसी भी बैटरी को उठा के देखो, वो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। जो फ़ोन की केसिंग होती है उसका मेटल इंडिया में बन जाता है बहुत आराम से, महंगे से महंगा फ़ोन। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये सारे के सारे ताइवानीज ब्रांड है। ये पूरा का पूरा एप्पल का फ़ोन बनाते हैं। तो पहले ये लोग बनाते थे ताइवान में, फिर ताइवान से निकले चाइना चले गए, जापान चले गए, फिर इंडिया पीएलआई ले आया। तो एप्पल ने इनको बोला अगर तुम इंडिया जाओगे तुम्हें फ़ायदा होगा, तो ये अपनी फैक्ट्रियाँ उठा के इंडिया ले आए। वर्कर्स इंडियंस हैं, जो फ़ोन बनता है वो मेड इन इंडिया है, बस उसका कुछ कुछ बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे चिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप, वो आज भी इंडिया में कुछ बहुत कम ही बनती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा पीएलआई स्कीम का, जब ये लोग इंसेंटिव का फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया आएंगे तो बताओ उस प्लांट में नौकरी किसको मिलेगी? ऑफ कोर्स इंडियन वर्कर्स को मिलेगी, तो वो भी फ़ायदा हो जाता है। इसमें ना ऐसे आता है ECLGS1, ECLGS2, तो लोन दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं लोन ले सकती हैं सरकार से। पढ़ो भाई। दुनिया में कोई भी कंट्री ने शुरू कहां से किया होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? हर कंट्री ने प्राइमरी से शुरू किया। फिर जब दुनिया में अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सुना होगा आपने, स्टीम इंजन ये सब आए, तो सब सेकेंडरी पे आए, और फिर धीरे धीरे सब सर्विसेज पे गए। हमारी कंट्री में क्या हुआ? हम प्राइमरी पे थे, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारी कंट्री में भुखमरी ये सब इतनी दिक्कत थी, हम प्राइमरी पे रह गए। जब अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, पहले ब्रिटिशर्स ने नहीं हमको ज्वाइन करने दिया, उसके बाद हमने नहीं कोशिश करी, और जब तक हम थोड़ा सा एक्टिव हुए तब तक दुनिया सर्विस टर्शरी पे चलेगी, हम सीधे प्राइमरी से टर्शरी पे शिफ्ट हो गए, सेकेंडरी को मौका ही नहीं मिला। अब सोचो 10-15 साल में आपने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया सुना होगा, अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत आती है। हमने क्रोनोलॉजी खराब कर दी अपनी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है। हम प्राइमरी से, आपको पता होगा 1990s में एकदम से इंडिया में IT बूम आ गया, सर्विसेज बूम, सीधे एग्रीकल्चर से सर्विसेज, और बीच में सेकेंडरी को जगह नहीं मिली बेचारे को। इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है 1991 में कौन से रिफॉर्म्स हुए? LPG रिफॉर्म। उसके पहले तो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ ही नहीं किया, नहीं तो वो बनाती बड़े बड़े प्लांट्स, तो इसलिए हम फंस गए बहुत बुरा। सर ऐसा क्यों होता है सर, जब तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो दुनिया की इकोनॉमी को लीड करती थी इंडिया और चाइना, अंटिल द इन्वेंशन। आप ऐसे देखो ना, बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले आओ, चाहे आप कोई AI ले आओ, कुछ मर्जी ले आओ, वो नहीं बन सकती। जैसे स्पाइसेस, तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स या जो नेचर देता है ना, नेचर आपको बताना चाहिए, नेचर ने इस मैप में सबसे ज़्यादा किसको दिया है? सबसे ज़्यादा दिया है इक्वेटर के पास। ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इनके पास फ्लोरा फौना में सब कुछ है, जैसे आप इससे दूर जाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया चाइना आप देखो दोनों इसके पास है, स्पाइसेस, अलग अलग तरह के ट्रीज, रबर, सब कुछ था इनके पास। तो इसलिए शुरू में सिर्फ उसी चीज़ की वैल्यू थी, ना कोई ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती थी, सर्विसेज तो भूल ही जाओ।
आप जो बहुत पुराने टाइम के पोर्ट्स देखोगे ना, पोर्ट्स उनके आसपास खुदाई करते हैं, देखते हैं क्या ट्रेड होता था, तो इसमें ये सब चीज़ थी। स्पाइसेस आपने सुना होगा, स्पाइसेस, इंडिगो, कॉटन। तो इसमें जैसे अब यूके में नहीं ये सब उग सकता, उनकी मिट्टी नहीं सपोर्ट करेगी, हमारे यहाँ उग सकता है। हमारे यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, बारिश पड़ती है। बारिश तो आपको पता ही है, इस टाइम पे तो बिल्डिंगों में कहीं से भी पीपल का पेड़ निकल जाता है। तो बारिश जो है ना, वो जो लाइफ देती है क्रॉप्स को, वो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप जितना मर्जी ट्यूबवेल लगा लगा के पानी डालते रहो, बारिश का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। तो ये आप देखो, अब ये सऊदी अरेबिया इन सब में बारिश नहीं पड़ती, इंडिया चाइना में बहुत बारिश होती है, तो गर्मी भी पूरी, गर्मी से भी आपको पता है क्रॉप्स बहुत उगते हैं, बारिश भी पूरी। बताओ मॉइस्चर और गर्मी में क्या चीज़ सबसे तेज़ी से ग्रो करती है किसी भी तरह की लाइफ? बैक्टीरिया बैक्टीरिया देख लो, वो बाहर ऊपर नीचे, मतलब रशिया में तो होता ही नहीं, इसलिए हमारे पास ये सब चीज़ें शुरू से बहुत ज़्यादा। जैसे बाकी कंट्रीज में मशरूम की खेती करनी होती है, यहाँ ऐसे उग जाता है, ये बहुत बड़ी फ़ायदे वाली चीज़। स्पाइसेस में तो आज भी भाई तुम जो मर्जी ले आओ, दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस केसर, उसका दाम देखो 10 से 15 हज़ार रुपये किलो, कोई आईटी प्रोडक्ट उसको बीट नहीं कर सकता। तो ऐसे होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा एक पर्टिकुलर कंट्री के ही पास रहेंगी। पढ़ो अच्छे से सेकेंडरी को। ओके, द लार्जेस्ट सब सेक्टर, ठीक है, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ओके, मैसिव एम्प्लॉय ड्राइवर। हाँ, इस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहीं दिया जा रहा है तो आपको पता है टर्शरी की ना लिमिट आ गया, वो और नहीं दे सकता। अब इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में दिया जा रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसमें सरकार का भी पुश बहुत ज़्यादा है। मेक इन इंडिया पढ़ो सारा, PLI स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, मेन चैलेंजेस भी पढ़ लो, ये नीचे तक आ जाओ बिल्कुल। फिर एक आखिरी टॉपिक आज का करते हैं, MSME। चलो बताओ, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि नौकरी देने वाला देना चाहता है पर वर्कर वो काम कर ही नहीं सकता, उसके पास स्किल ही नहीं है, जिसको हम स्किल गैप भी बुला लेते हैं। उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, इस पे भी एक बार सवाल आया हुआ है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, नौकरी देने वाला नौकरी देना चाहता है, नौकरी लेने वाला नौकरी करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं है जो कंपनी वाले मांग रहे हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं, एक लास्ट चीज अच्छे से समझ लेते हैं आज, MSME, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। तो एक तो आपने समझा सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनियां होंगी, पर उनमें भी असली ग्रोथ कौन दे रही है? क्या बड़ी कंपनियां दे पा रही? नहीं, असली ग्रोथ तो MSME दे पा रहा है। कैसे पता लगेगा MSME क्या होता है? इंडिया के किसी भी शहर के बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ जितनी भी बूथ्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, 99% MSME होती है। कंपनियां तो थोड़ी सी होती है, बड़े ब्रांड्स तो थोड़े से होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जिनको नौकरी देते हैं MSME, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है MSME। बताओ, आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बैंकिंग के एग्जाम से बड़ा कॉमन सवाल होता है, MSME को लोन वगैरह देने के लिए सरकार ने अलग से एक फाइनेंशियल बॉडी बनाई है, उसका नाम क्या है? शायद कहीं हो सकता है लिखा भी हो। MSME को लोन देने के लिए एक बॉडी होती है, SIDBI। फुल फॉर्म पता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स होते हैं लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनको थोड़ी सस्ती ब्याज दरों पे लोन वगैरह मिल जाता है, इनके लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम होती है ताकि इनका प्रोसेस थोड़ा इजी हो। आगे जाके आपको MSME की एक वो भी चार्ट भी बताऊंगा,
तो माइक्रो कौन होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक और आउटपुट 5 करोड़ तक। स्मॉल कौन होगा, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक, आउटपुट 25 करोड़ तक। मीडियम कौन होगा, इन्वेस्टमेंट मैं अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक, आउटपुट 50 करोड़ तक, ऐसा कुछ होता है, मैं आपको कराऊंगा, आगे आएगा वो। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। बताओ क्या एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है? वो तो बात सही है, पर उसमें भी अगर आप देखो तो एमएसएमई अपने आप में, जो सेकेंडरी के अंदर ही आता है, एमएसएमई अपने आप में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो ये हो गया इंडिया का सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग अलर्ट, और उसमें इतना बड़ा तो एमएसएमई है। तो एमएसएमई, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत टाइम तक ग्रो होता रहा, तो आज भी बहुत बड़ा है वो अपने आप में। हाँ, उनमें से बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे ऑर्गेनाइज की तरफ चली जाती हैं। सुना देखा होगा आपने, शुरू में कुछ ही लोग थे, धीरे धीरे उनका बड़ा हुआ बिजनेस और एक ब्रांड बन गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। ये अच्छा आ ही गया, ये न्यू क्लासिफिकेशन का एक चार्ट कराऊंगा मैं आपको। ये देखो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ तक का टर्नओवर, ऐसे होता है। मैं आपको कराऊंगा आगे जाके, एक चार्ट आएगा इस पे, एमएसएमई चार्ट बोलते हैं उसको। सर एक बार मुझे डेटा देखना है सर, एक बार इसको करेंगे सर ऊपर। इससे उसमें लिखा है 31.1% ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एमएससी ओनली। बट सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी होंगी सर, जो जो हाईली डेवलप्ड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होंगे, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। कितना होगा? 31, तो इनका हो गया, उनका कितना होगा? 5% और जोड़, बस बस, और 5 ही होगा उनका बस। आप सर पिछले वाले पेज पे आएंगे सर, होगा सर 28% समथिंग है सर उसका, 30% था पूरे सेक्टर का। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें बहुत अप्रॉक्सीमेशंस पे चलती है। 28.4। अब मैं आपको बताता हूँ, एमएसएमई सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी की नहीं होती, एमएसएमई और सेक्टर्स की भी हो जाती है। सर्विस में भी एमएसएमई होता है। तो एक कंपनी जो सर्विस सेक्टर की बस छोटी है, तो उसको एमएसएमई में गिनेगी सरकार। क्यों? एमएसएमई, किसी को एमएसएमई टारगेट टाइटल देने का मेन लॉजिक होता है इसकी मदद करो ताकि बड़ा बने, ओवरलैप हो जाती है। क्या बोल? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है एमएसएमई, ताकि उनको थोड़ा लोन, ये टैक्सी वालों को भी मिल जाता है इजी लोन, इनको लोन वगैरह देना। ये उद्गम पोर्टल आप बड़ी जगह देखोगे, उद्गम पोर्टल में लोन इजी मिल जाता है इनको। ये देखो, हमारी कंट्री में बहुत सारे बिजनेसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, पहले उनको रजिस्टर किया, फिर उनको बैंक क्रेडिट प्रोवाइड किया, फिर उस प्रोसेस को इजी किया, अब ये लोग लोन लेते हैं अच्छे से। देखो, आप लोन नहीं ना लोगे तो बिजनेस को ग्रो करने में टाइम बहुत लगेगा। लोन ले लोगे तो अगर आपको लगता है प्रोडक्ट अच्छा है आपका, लोन लो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, बाद में ब्याज देते रहना, बिजनेस अभी ग्रो हो सकता है। नहीं लोगे तो आप सोचो कि पहले मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, उसमें से अपना खर्चा करूंगा, जो बचेगा उसको लगाऊंगा, वो फिर बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। सर्विसेज सेक्टर थर्ड क्लास में शुरू करें। इसके बाद करेंगे हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी क्या है, क्या हमारा एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमी टाइप सेक्टर्स, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें बहुत कुछ होता है, ये करेंगे। फिर हम करेंगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। फिर हम करेंगे, इन्फ्लेशन ही बहुत लंबा चलेगा, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पूरा समझाऊंगा, पता है आपको इंडिया में महंगाई का टारगेट 2% से 6% के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्लास में तो इन्फ्लेशन तक ही हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.
Recording stopped.